राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली टोंक राजस्थान से मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर व्यावसायिक प्रशासन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में बीकॉम पार्ट सेकंड विषय व्यावसायिक प्रशासन प्रश्न पत्र सेकंड जिसका नाम कंपनी विधि है, इसमें जो टॉपिक है कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक शताब्दी से भी अधिक समय पूर्व सोलोमन एवं सोलोमन एंड कंपनी के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। यह सिद्धांत कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच एक पर्दा या दीवार उत्पन्न करता है। इस पर्दे को निगमीय पर्दा कहा जाता है या समामेलन का पर्दा कहा जाता है, किंतु कभी कभी न्यायालय इस पर्दे को चीर या उठा सकते हैं तथा कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार सकते हैं। निगमीय पर्दे को हटाने या स्वीकार करने या कंपनी को बेनकाब करने से तात्पर्य कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकारना तथा वास्तविकताओं की पहचान करना है जो इस वैधानिक मुखौटे के पीछे छुपी है। यानी इसकी आड़ में कोई दूसरा कोई कार्य हो रहा है तो वो नकार दिया जाता है। इस सिद्धांत को अपनाते समय न्यायालय कंपनी के अस्तित्व को अनदेखा करते हैं तथा कंपनी के संचालकों एवं सदस्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार कर कंपनी के कार्यकलापों में संचालकों एवं सदस्यों की भूमिका की जांच करता है तो उसे ही कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना कहते हैं। न्यायालय कंपनी को बेनकाब सामान्यतः तभी करते हैं जबकि कंपनी के संचालक एवं सदस्य कंपनी के वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग किसी कपटमय उद्देश्य या बेईमानी की नीयत से करते हैं। न्यायालय ऐसा तब भी करते हैं जबकि वे कंपनी के पर्दे का उपयोग कानूनी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाने या उनसे बचने या कोई अपराध करने या जनहित को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर कोई कार्रवाई यह सोचकर करता है कि मानो कि कंपनी के सदस्यों संचालकों से पृथक वह कंपनी विद्यमान ही नहीं है। न्यायालय कंपनी जिन परिस्थितियों में कंपनियों को बेनकाब करते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन, यानी जो विधान ने कंपनी विधान में जो व्यवस्था है उनके नियमों का कोई उल्लंघन होता है तो कंपनी को बेनकाब किया जाता है। कंपनी अधिनियम तथा अन्य अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके अंतर्गत कंपनी का समामेलन का पर्दा उठाना पड़ जाता है। वे परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला है सदस्यता में कमी। यदि सार्वजनिक कंपनी की दशा में सदस्यों की संख्या 7 से कम एवं निजी कंपनी की दशा में सदस्यों की संख्या 2 से कम रह जाती है, यदि कंपनी घटे हुए सदस्यों के साथ 6 माह से अधिक के समय के लिए व्यवसाय को जारी करती है, यदि कंपनी के सदस्य तथा इसके तथ्य से अवगत हो कि कंपनी 7 अथवा 2 से कम सदस्य होने पर भी अपना व्यवसाय संचालन कर रही है। ऐसी दशा में कंपनी का प्रत्येक सदस्य जिसे इस बात की जानकारी हो कि कंपनी घटी हुई सदस्य संख्या के 6 माह बाद भी अपने व्यवसाय का संचालन कर रही है, तो ऐसा प्रत्येक सदस्य उस अवधि में किए गए समस्त ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तथा उसके लिए प्रत्येक सदस्य पर वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। 2017 में ये धारा 3A जोड़ी गई थी। दूसरा है असत्य अथवा कपटमय सूचनाओं, प्रलेखों, घोषणाओं आदि के आधार पर कंपनी का समामेलन कराने पर। कभी कभी कंपनी जो है
असत्य या झूठी सूचनाएं प्रदान करके, सूचनाओं का असत्य प्रस्तुतिकरण करके, किसी प्रलेख में किसी महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को छिपाकर, कंपनी के समावेलन कराने के लिए की गई घोषणा से किसी महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को छिपाकर, किसी कपटमय कार्यवाही के आधार पर पंजीकरण या समावेलन करवा लेता है तो अधिकरण उस कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित करने का निर्देश दे सकता है। धारा 7 उपधारा 7 अधिकरण को ऐसा करने के लिए कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकारना एवं कंपनी के समावेलन के पर्दे को हटाकर वास्तविकता को देखना होता है। फिर थर्ड है, कंपनी में भ्रामक कथन की दशा में कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी भ्रामक कथन या विवरण युक्त प्रविवरण पर विश्वास करते हुए उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए अभिधान कर देते हैं। फलतः उन्हें उन प्रतिभूतियों के आवंटन से हानि उठानी पड़ती है। ऐसी दशा में कंपनी तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे भ्रामक प्रविवरण को जारी करने की अनुमति दी है, वह ऐसे प्रत्येक अभिदाता द्वारा उस प्रविवरण के कारण उठाई गई क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 35 उपधारा 1। फिर कपटमय उद्देश्य के लिए प्रविवरण के निर्बंध की दशा में कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी कपटमय उद्देश्य से प्रेरित प्रविवरण पर विश्वास करते हुए उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए आवेदन कर देते हैं। ऐसी दशा में कंपनी का प्रत्येक संचालक, प्रवर्तक, विशेषज्ञ तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने उस प्रविवरण को जारी करने की अनुमति दी है, उन आवेदकों द्वारा ऐसे प्रविवरण के कारण उठाई गई सभी क्षतियों हानियों की पूर्ति के लिए असीमित रूप से उत्तरदायी होंगे। किंतु इस हेतु उन आवेदकों को यह सिद्ध करना होगा कि वह प्रविवरण आवेदकों के साथ कपट करने के उद्देश्य से ही जारी किया गया था। धारा 35(3) में ये बात कही गई है। फिर अगला है, कपटमय उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए गए धन निक्षेप को लौटाने में असफल रहने पर कभी कभी कोई कंपनी अपने द्वारा जनता से प्राप्त धन निक्षेप की राशि या उस पर देय ब्याज राशि को लौटाने में असमर्थ रहती है। ऐसी दशा में यह भी सिद्ध कर दिया जाता है कि कंपनी ने उस धन का निक्षेप किन्हीं कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए निक्षेपकर्ताओं के साथ कपट करने के उद्देश्य से प्राप्त किया था। उस स्थिति में उस कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो उस धन निक्षेप को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है, वे सभी उस निक्षेपित धन एवं ब्याज को लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। वे धन निक्षेपकर्ताओं द्वारा उठाई गई सभी क्षतियों की पूर्ति के लिए असीमित रूप से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। धारा 75(1), धारा 76(2). अगला है, सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी की दशा में यह तथ्य सुस्पष्ट है कि सूत्रधारी कंपनी एवं उसकी सहायक प्रत्येक कंपनी का अपना अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, किंतु प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को अपना एवं अपनी सभी सहायक कंपनियों का समेकित विवरण वित्तीय विवरण तैयार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को इस समेकित वित्तीय विवरण को अपने स्वयं के पृथक वित्तीय विवरण के साथ अपनी वार्षिक साधारण सभा में भी प्रस्तुत करता है। धारा 128। यह प्रावधान एक सीमित उद्देश्य के लिए इन कंपनियों को पृथक अस्तित्व से नकार देता है। फिर कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के लिए केंद्रीय सरकार कुछ उद्देश्यों के लिए जांच करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति कर देती है। उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो कंपनी की सफलता या विफलता में वित्तीय हित रखते हैं या रखते हैं। उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो कंपनी की नीतियों को नियंत्रित एवं महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं या करते रहे हैं। धारा 216। इन उद्देश्यों के लिए न्यायालय कंपनी के पर्दे को उठा सकता था। ऐसे नियंत्रण एवं प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों का पता लगा सकता है। कंपनी के निरीक्षण को सरल बनाने के लिए 8वां, यदि किसी कंपनी पर कुप्रबंध, कपटपूर्ण कार्य तथा सदस्यों के साथ अन्याय का आरोप लगाया गया है और उसकी जांच हेतु कोई निरीक्षक नियुक्त किया गया है, तो वह निरीक्षक अपने निरीक्षक कार्य को सरल बनाने हेतु उसी प्रबंध अथवा समूह की कंपनियों की कार्य प्रणाली की भी जांच कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसी प्रबंध या समूह को निर्धारित करने के लिए कंपनी का
पर्दा उठाया जा सकता है। धारा 219। कपटपूर्ण व्यापार की दशा में कभी कभी किसी कंपनी के समापन के दौरान ये ज्ञात होता है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी का व्यापार लेनदारों या अन्य व्यक्तियों के साथ कपट करने के इरादे से संचालित किया गया था। ऐसी दशा में अधिकरण या न्यायालय उन व्यक्तियों को कंपनी के सभी या कुछ ऋण दायित्वों को बचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। ऐसा करते समय अधिकरण या न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नहीं मानता है। यदि कंपनी के पर्दे के पीछे बैठे लोगों को देखता है तथा उन्हें कंपनी के ऋणों के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराता है। धारा 339। फिर है कर भुगतान न करने की दशा में यदि किसी कंपनी पर किसी वर्ष का कोई कर बकाया है और उस कंपनी का समापन हो गया है तो उस कंपनी के तत्कालीन संचालकों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उस कर को चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा ऐसी स्थिति में कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 179। दूसरी जो परिस्थितियां है वह न्यायिक निर्णयों के अधीन। विभिन्न न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार कुछ परिस्थितियां हैं, जिसमें पहली परिस्थिति ऐसी है जब पर्दा उठाया जा सकता है। पहला है कंपनी के नाम का गलत विवरण देने या नाम प्रकट नहीं करने की दशा में कंपनी के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कंपनी का नाम विधिवत रूप से कंपनी के व्यावसायिक पत्रों, पत्र शीर्षकों, हुंडियों, प्रतिज्ञा पत्रों, विनिमय पत्रों, चेक आदि पर लिखे या छपवाएं। इन सभी या ऐसे ही अन्य प्रलेखों पर कंपनी का पूरा सही नाम लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों सहित लिखाना चाहिए। किंतु कभी कभी कोई अधिकारी नाम के गलत विवरण वाले या अधूरी विवरण वाले तथा बिना नाम के विलेख या पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है और कंपनी उस विलेख या पत्र के अधीन उन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करती है। ऐसी दशा में उस विलेख या पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ही उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। वासुदेव बनाम मदन लाल का जो केस है 1967 का, उसमें यह बताया गया। दूसरा, कंपनी के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए कभी कभी किसी कंपनी के संबंधित विवाद में ऐसे अवसर आते हैं जब कंपनी की वास्तविक प्रकृति को निश्चित या निर्धारित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए किन्हीं कंपनियों के संचालक मंडल आपस में गुथे हुए हैं, इंटरलॉकिंग या ऑफ डायरेक्टेड अथवा नहीं, कोई कंपनी किसी समूह या प्रबंध विशेष से संबंध रखती है अथवा नहीं, कोई कंपनी शत्रु कंपनी है अथवा नहीं, अनेक प्रश्न हो सकते हैं। इन जैसे अनेक प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायालय को कंपनी का वैधानिक पर्दा उठाना पड़ता है और उसकी वास्तविकता का पता लगाना पड़ता है। फिर थर्ड है सरकारी आय की सुरक्षा के लिए कभी कभी कुछ लोग कंपनी का निर्माण सरकारी करों से बचने के लिए भी करते हैं। ऐसी दशा में आयकर अधिकारी तथा न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वे कंपनी को बेनकाब कर दे तथा उसके पर्दे के पीछे बैठे सदस्यों को उस दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी ठहरा सकें। फिर है अगला, कपट अथवा अनुचित व्यवहार की रोकथाम के लिए न्यायालय किसी भी कंपनी का पर्दा तब भी उठा सकते हैं जबकि उन्हें इन बात का संदेह हो कि कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण अथवा अवैधानिक तथा अनुचित व्यवहार के लिए किया गया है। फिर पांचवा है वैधानिक दायित्व से बनाई गई कंपनी की दशा में यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी का निर्माण वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए किया है तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है तथा उसके सदस्यों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। नेक्स्ट है छठा, अधिकांश सदस्यों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करने की दशा में यदि कंपनी के अधिकांश सदस्य मिलकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तथा न्यायालय कंपनी के पर्दे को हटाकर उसके सदस्यों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। ठीक है। सातवां है कंपनी द्वारा ट्रस्टी अथवा एजेंट की स्थिति में कार्य करने की दशा में यदि कोई कंपनी अपने सदस्यों के ट्रस्टी अथवा एजेंट के रूप में कार्य करती है तथा अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व खो देती है तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है एवं कंपनी के दायित्वों के लिए सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फिर 8 है आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारित करने के लिए आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारित करने के लिए कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है।
उदाहरण के लिए उत्पादन शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम आदि के अधीन अपराधों के लिए कंपनी का पर्दा उठाकर दोषी संचालकों एवं अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है। फिर 9वां है कल्याणकारी एवं समाजकारी सुरक्षा कानूनों की अवहेलना करने पर। न्यायालय इस दशा में भी कंपनी का पर्दा उठा सकता है जबकि किसी कंपनी में श्रम कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना की जा रही हो। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम इत्यादि कर्मचारियों एवं श्रमिकों के कल्याण एवं उनके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यदि किसी कंपनी में इनकी अवहेलना की जाती है तो कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को अवहेलना के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक मामले में एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को केवल इस उद्देश्य से बनाया था कि उसे बोनस के रूप में कम राशि का भुगतान करने पड़े। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी कंपनियों के बीच पर्दे को उठाना उचित है। फिर 10th है कंपनी का अवैध या अनुचित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर। यदि कंपनी प्रारूप का उपयोग किसी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो भी न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर सकता है। फिर है न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने हेतु। कभी कभी लोग कंपनी का निर्माण न्यायालय की अवमानना के अपराध के दंड से बचने हेतु भी कर लेते हैं। न्यायालय ऐसी दशा में कंपनी को बेनकाब कर न्यायालय की अवमानना के वास्तव में दोषी व्यक्तियों को सजा दे सकते हैं। और लास्ट है योग्यता एवं तकनीकी क्षमता के निर्धारण के लिए। न्यायालय कंपनी की योग्यता एवं तकनीकी क्षमता के निर्धारण के लिए कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार सकते हैं तथा कंपनी को बेनकाब कर उसके पीछे खड़े व्यक्तियों की योग्यता पर ध्यान दे सकती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कंपनी का समामेलन करवाने लेने मात्र से ही सभी परिस्थितियों में सभी सदस्यों का दायित्व सीमित अथवा पृथक अस्तित्व नहीं हो जाता है। सीमित दायित्व एवं पृथक अस्तित्व तभी तक बने रहते हैं जब तक कि सदस्य ईमानदारी के साथ व्यवसाय का संचालन करते हैं, किंतु जब कंपनी के सदस्य जनता तथा ऋणदाताओं के साथ छल कपट करने लगते हैं तो न्यायालय इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं। न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व की रक्षा तभी करते हैं जब तक कि वह जनहित एवं राष्ट्रहित एवं स्थापित उद्देश्यों के अनुकूल कार्य करती है। जब कभी भी कंपनी के प्रबंधक एवं सदस्य कंपनी की समाप्ति का दुरुपयोग करते हैं, कंपनी की संपत्ति का निजी हित के लिए उपयोग करते हैं अथवा ऋणदाताओं के हित की रक्षा करते हैं या राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा ऋणदाताओं के हितों की रक्षा नहीं करते हैं या राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं तो न्यायालय कंपनी के वैधानिक पर्दे को हटाकर उसके सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी ठहरा सकता है। तो ये इस विषय के बारे में था कि किन परिस्थितियों में बेनकाब किया जा सकता है।